अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस का जो था वो जनरल देखा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के डिफरेंट टूल्स होते हैं। उन टूल्स में से 7 टूल्स थे, जिसमें से 3 टूल्स जो थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट जो है वो 4 टूल्स जो है वो रिमेनिंग वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा नेक्स्ट 4th जो टूल आता है वो है पारीटो चार्ट। हम देखेंगे कि पारीटो चार्ट क्या होता है और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और किस तरह से हम क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो 4th हमारा है पारीटो चार्ट। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, ठीक है, जिसमें जो हमारा 4th है वो है पारीटो चार्ट। पारीटो चार्ट बेसिकली क्या होता है, बेस करता है पारीटो प्रिंसिपल पे। पारीटो प्रिंसिपल क्या है, जिसका ये है कि जो अगर हमारा कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मेथड है या कोई भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो 80% जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो कॉजेज होती हैं वो 20% कॉजेज होती है। मतलब 20% वजूहात की बेसिस पे हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही होती है उसके अंदर 80% प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो अगर हम उन 20% कॉजेज को रिजॉल्व कर लें तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी 80% प्रॉब्लम्स को जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पारीटो चार्ट। पारीटो चार्ट बेस्ड ऑन द पारीटो प्रिंसिपल विच स्टेट्स 80% ऑफ द effects caused from 20%, 80% of the effects comes from 20% causes. This is used to find the causes and to set the priorities. पारीटो चार्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम डिफरेंट कॉजेज को फाइंड आउट करने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि अगर हमारी कॉजेज, अगर लाइक सपोज हम कहते हैं कि हमारा कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसमें 4 या 5 ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो हम अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सेट कर लेते हैं कि अगर हम पहले ये 2 कॉजेज जो है वो इनको रिजॉल्व कर दें तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है उसके हम 80% प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। पारीटो चार्ट की शेप कैसी होती है, किस तरह से बनाते हैं, हम पारीटो चार्ट जो है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आ रही है जिसमें प्रायोरिटीज क्योंकि हमने सेट करनी है, तो पारीटो चार्ट की हमारे पास शेप जो है वो इस तरह से हो सकती है। अब ये क्या है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बनाई जा रही हैं और उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं। अब डिफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनी है उसमें 50% प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें क्रैक्स हैं, कुछ ऐसी हैं, या 40 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर स्क्रैचेज आए हुए, स्क्रैचेज हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं 30% जिनके अंदर डेंट्स हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका कलर जो है वो स्मूथ नहीं आया, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो के अंदर हम कह सकते हैं कि अदर प्रॉब्लम्स हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी टोटल प्रोडक्ट बन रही है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि 80% क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो 80% प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज किस वजह से हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20% उसकी कॉजेज हैं, 20% कॉजेज है। अगर हम ये 20% कॉजेज को सॉल्व कर लें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर 80% प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या था, जो मैंने एग्जांपल के दिया, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके अंदर क्रैक्स आए हैं वो 50 आइटम्स हैं टोटल जिनके अंदर क्रैक्स आए हैं। स्क्रैचेस कितने आइटम्स के अंदर आए हैं, 40 आइटम्स के अंदर। तो अगर मैंने अब अपने पारीटो चार्ट के जरिए मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर से क्रैक्स को रिमूव कर दूँ तो मेरी 50% ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर क्रैक्स आ रहे थे वो रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट मैंने अपनी प्रायोरिटी क्या सेट कर लिया, स्क्रैचेस की। अगर मैं स्क्रैचेस रिमूव कर दूं तो मेरी 40% प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर डेंट्स हैं तो मैंने 3rd प्रायोरिटी अपनी डेंट्स को दी है, जो भी मेरी प्रोडक्ट बनी है कि उसके अंदर डेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं जो है वो डेंट्स को रिमूव कर दूं तो मेरी 30% प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, पारीटो चार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टूल वो है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज प्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी प्रोसेस। दीज प्रेजेंट द क्वालिटी प्रोसेस over the
पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब क्या कि टाइम के गुजरने के साथ साथ अगर हमारे प्रोसेस की जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, दिस प्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी, प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ जो भी हमारा क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट बन रही है उसकी क्वालिटी को टाइम के साथ साथ जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना कि उस क्वालिटी के प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कोई चेंजेस या कुछ और तो नहीं आ रहा, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल चार्ट की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से कंट्रोल चार्ट होते हैं। कंट्रोल चार्ट्स के जरिए हम क्या करते हैं, कुछ लिमिट्स जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो विद इन दीज लिमिट्स रहेगी, तो हम कहेंगे कि वो क्वालिटी के पैरामीटर्स को फुलफिल कर रही है, या हम ये कहेंगे कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कंट्रोल में है। अगर वो उन लिमिट्स को जो है वो वेरिएट करती है या इन लिमिट्स को क्रॉस करती है तो इट्स मीन वो क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर रही, या हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी क्वालिटी है वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा कंट्रोल चार्ट्स की किस तरह से शेप्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट, ये हमारी अपर कंट्रोल लिमिट, और ये हमारी सेंट्रल लाइन। ठीक है, सेंट्रल लाइन यहाँ पे हमारा सैंपल आ गया जिसकी प्रोग्रेस को हमने चेक करना है, और यहाँ पे क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या करना है कि जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा है उसका एनालिसिस हो रहा है, हम उसको चेक करते रहते हैं कि क्या वो विद इन द कंट्रोल लिमिट्स है या नहीं है। अब ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे यह क्या है कि अगर हमारी जो प्रोडक्ट है अगर वो सेंट्रल लाइन के क्लोज रहेगी तो इसमें हम कहेंगे कि क्या है कि जो भी प्रोसेस है वो हमारे अंडर कंट्रोल है, उसकी जो भी प्रोग्रेस चल रही है वो क्वालिटी के पैरामीटर्स को। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि हम कहते हैं कि मैक्सिमम इससे अबव नहीं जानी चाहिए जो भी पैरामीटर्स हैं, और मिनिमम इससे बिलो नहीं जाना चाहिए। अगर इन्हीं के दरमियान में हमारा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारी प्रोडक्ट आ रही है वो अंडर कंट्रोल्ड है हमारे। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि प्रोसेस चलता रहता है, जो ये होता है वेरिएट करता रहेगा। ठीक है, इस तरह से ही होता है। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि हमारा जो भी सैंपल है वो किस तरह से, जब उसका एनालिसिस चल रहा है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से वेरिएट कर रही है, सेंट्रल लाइन की किस तरह से कितनी क्लोज है, ये अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट से वो बाहर तो नहीं जा रही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ तो कंट्रोल चार्ट्स में होता है, इसका मेन मकसद क्या है, इट फोकस ऑन मॉनिटरिंग प्रोसेस ओवर टाइम। क्या करता है कि प्रोसेस को टाइम के साथ साथ मॉनिटर करता रहता है कि कोई चेंजेस ना आए। सेकंड, इसका काम क्या होता है कि कंट्रोल चार्ट हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि कॉमन कॉज और स्पेसिफिक कॉज जिसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी जो है हम कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ करते हैं। कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल आम फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं, या कि हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। स्पेशल कॉज ये कि हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस के अंदर कोई अनप्रिडिक्टेड जो है वो चेंजेस आ गई हैं या अनप्रिडिक्टेड वेरिएशंस हो रही हैं, तो वो स्पेशल कॉज होते हैं, और उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल लाइन से डेविएशन होती है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइम पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इन प्रोग्रेस कंट्रोल करने का मकसद एक तो ये भी होता है कि अगर हम उस प्रोसेस को ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ही अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम उसी वक्त रेक्टिफाई कर लेंगे, तो एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएगी। लेकिन अगर हम इन प्रोग्रेस हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उससे क्या होगा कि एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगी। ऑब्वियसली उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए होंगे, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा, लेबर कंजप्शन जो हुई है, टाइम की वेस्टेज हुआ है, फिर जो टूल्स हमने यूज़ किए उन सारा का सारा जो कॉस्ट हमारी उसके ऊपर आई वो वेस्ट होती है। तो इसीलिए हम कंट्रोल चार्ट्स को प्रोसेस की जो प्रोग्रेस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स फ्रीक्वेंसी, यूज्ड फॉर द विजुअल
representation of the event frequency, कि कोई भी इवेंट्स कितनी दफ़ा कितनी टाइम में जो है वो रिपीट हो रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड लेवल इन द कंटेंट ऑफ टू लेवल, एंड लेवल इन द कंटेंट ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, कि कोई से दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम रिलेट करते हैं, हम कहते हैं कि अगर वो चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर किस तरह से जो है वो चेंजेस आ रही है, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक इवेंट हो रहा है या कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है तो वो कितनी दफ़ा जो है वो रिपीट हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। एक जो टिपिकल या नॉर्मल हिस्टोग्राम होता है उसकी शेप हमेशा बेल शेप आती है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारा डाटा जो है या जो भी इवेंट्स आ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्राफ्स जो है वो डिफरेंट शेप्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं हिस्टोग्राम होता किस टाइप का है। ठीक है, किस तरह से जो है वो हिस्टोग्राम आ सकता है। ये जो है वो पेटल लेंथ, एक जनरल एग्जांपल कि पेटल की लेंथ की जो है वो फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए जो है वो ये हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। मतलब क्या कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि पेटल की जो लेंथ है वो 1 या 1 सेंटीमीटर की लेंथ 5 टाइम्स जो है वो 5 पेटल्स ऐसी हैं जिनकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, फिर 10 या 15 पेटल्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ जो है वो 55 सेंटीमीटर है। इस तरह से जो क्या हुआ है पेटल की लेंथ को रिपीट किया हुआ है कि कोई पेटल है, कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई पेटल बन रही है तो उसकी पेटल की जो लेंथ है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई हमारे पास बेल शेप नहीं बनती, इट्स मीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है कि जो भी डाटा आ रहा है वो वेरिएट कर रहा है, जिससे क्या हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम ये फ्रीक्वेंसी है इसके हिस्टोग्राम है, इसके जरिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि कोई भी एक इवेंट जो है किसी प्रोसेस के दौरान कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, क्या वो नॉर्मली जितना टाइम रिपीट होना चाहिए उस तरह से हो रहा है, नॉर्मल वे में हो रहा है या इरेगुलर वे में या अननॉर्मल वे में नहीं हो रहा, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिस्टोग्राम्स के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है स्कैटर डायग्राम, जो कि एक और क्वालिटी का टूल है जिसके जरिए हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, वो है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम को हम क्यों यूज़ करते हैं, कोरिलेशन देखने के लिए कि कोई से दो फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से रिलेट करते हैं। 7वां फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, क्वालिटी कंट्रोल का टूल स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम्स कोरिलेशन बिटवीन टू थिंग्स कैन बी स्टडीड बाय प्लॉटिंग द स्कैटर। कोरिलेशन बिटवीन two variables can be studied by scatter diagrams। ठीक है, स्कैटर डायग्राम के जरिए हम कोई से दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है, किस तरह से दोनों वेरिएबल्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर हम कोई सा एक फैक्टर चेंज कर रहे हैं, कोई सा एक जो है वो वेरिएबल चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि किस तरह से दूसरे वेरिएबल्स चेंज होते हैं। या फिर हम ये स्टडी करने के लिए कि किस तरह से दो वेरिएबल्स एक साथ जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, by plotting the scatter diagram it helps to understand how two or more variables change together, कि किस तरह से दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है वो चेंज करते हैं। स्कैटर डायग्राम की एक सिंपल सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ वॉलंटियर अटेंडिंग ओरिएंटेशन सेटिस्फाई फैक्ट्री। अब ये लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सिंपल, हम क्या करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम अपने सैंपल की कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज करेंगे
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे पास एब्जॉर्बेंस आती है वो चेंज होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मेरे को 1 ppm का है, 2 का है, 3, 4 ppm, 5 ppm, और यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस का फैक्टर ले रहे हैं जो मैं कह सकती हूँ कि पहले 0.5 है, देन 0.6, देन 0.7, देन 0.8, देन 0.9। ठीक है, अब इनके दरमियान कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए हम स्कैटर डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मैं क्या करती हूँ कॉन्सेंट्रेशन अपने सैंपल की चेंज करती हूँ तो उसकी वजह से एब्जॉर्बेंस चेंज होगी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे तो एब्जॉर्बेंस भी जो है वो बढ़ती जाएगी। इट्स मीन हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स को रिलेट कर रहे हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे हमारा जो भी एब्जॉर्बेंस आ रही है वो भी हमारे पास चेंज होती है। और उसकी वजह से अगर हम कहते हैं कि 1 की हमारे पास 0.5 आई है, 2 की 0.6 आएगी, जो हमारे पास 3 ppm आया उसकी 0.7 आएगी, जो हमारे पास 4 ppm है उसकी हमारे पास 0.8 आएगी, जो हमारे पास 5th आया उसकी हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कितनी आई है, 0.9 ppm आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस का देखेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। जो हमने कहा था कि क्वालिटी का सेकंड पैरामीटर जो है वो या कंपोनेंट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस होता है। ठीक है, जो सेकंड कंपोनेंट था क्वालिटी का वो था क्वालिटी एश्योरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट था वो क्वालिटी कंट्रोल था, हमने क्वालिटी कंट्रोल देखा, उसके डिफरेंट टूल्स देखे। जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या होता है, अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस, अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट focused on providing confidence that providing confidence that quality requirements will be fulfilled, providing confidence that quality requirements will be fulfilled। ठीक है, क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या कि क्वालिटी को एश्योर करना। क्वालिटी कंट्रोल का काम हमने क्या देखा था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल काम करता है। और क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या करना, क्वालिटी एश्योरेंस जो है इस बात की श्योरिटी करता है कि जो भी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनी है उसकी क्वालिटी जो है वो 100% है, मतलब क्वालिटी पैरामीटर्स को जो है वो 100% फुलफिल करता है वो प्रोडक्ट। तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या है कि क्वालिटी को एश्योर करना। इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसका काम क्या है कि वो 100% के लिए कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आई है उसकी जितनी भी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल की गई हैं। इसके अलावा इसका काम क्या है, जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दोज प्रोसेस टू एश्योर क्वालिटी। इसके अलावा जो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है वो क्या है कि मुख्तलिफ प्लानिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना कि जो जो प्रोसेस किया गया है, जो जो स्टेप्स किया गया है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाना। इसके अलावा क्या करवाना कि जो भी क्वालिटी के पैरामीटर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो 100% फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको यूज़ करना। क्वालिटी प्लान्स जो है वो बनाना। हाँ, तो प्रोसेस को एश्योर करना, क्वालिटी सच एज क्वालिटी प्लान्स बनाना, इंस्पेक्शन करना, टेस्ट प्लान्स बनाना। क्वालिटी प्लान्स मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी अगर क्वालिटी को एश्योर करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से प्लान्स बनाने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब ये कि हमने अपने जो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करना है कि क्या ये हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं या नहीं करते, उनकी इंस्पेक्शन चेक करना कि हमारी जो प्रोडक्ट जिस क्वालिटी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई है या नहीं। इसके अलावा अगर टेस्ट प्लान्स कोई बनाने होते हैं कि हम कहते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करना है तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट प्लान्स बनाए जाते हैं जिसके जरिए टेस्टिंग करके क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है या एश्योर किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है जो क्वालिटी को जो है ये कर रहा है कि इसकी क्वालिटी है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट प्लान्स बनाए जाते हैं।
इसके अलावा क्वालिटी इंश्योरेंस के डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए की जाती है, जिसमें एक तो फर्स्ट वन है एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है प्रोडक्ट्स का। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट का ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या कर रहा है, क्वालिटी को श्योर करने के लिए काम कर रहा है, तो वो हमारी प्रोडक्ट को ऑडिट करता है कि आइदर ये फुलफिल करती है उन रिक्वायरमेंट्स को या नहीं, या उन पैरामीटर्स को नहीं। एक्सटर्नल में ये हो सकता है कि हम बाहर किसी एक्सटर्नल को जो है वो बुला के चेक करवा सकते हैं, या हम अपनी प्रोडक्ट्स बाहर किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भेज के चेक करवा सकते हैं कि आइदर जो है जो क्वालिटी श्योर हम ये कर रहे हैं या क्वालिटी पैरामीटर्स को हम जो है वो कह रहे हैं कि ये फुलफिल करते हैं। तो अगर ये फिर हम एक्सटर्नली उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज से जो है वो चेक करवाते हैं कि आइदर इसके अंदर वो सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं भी या नहीं। इसके अलावा जो होता है प्रोसेस चेकलिस्ट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर चेकलिस्ट प्रॉपर बनाई जाती है, जिसके जरिए क्या होता है कि प्रोसेस को जो है वो 1 बाय 1 या स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि जो भी प्रोसेस को हम कह रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस का एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि वो हर एक स्टेप के अंदर लाइक दैट हमने सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया, किस साइज़ में कलेक्ट किया, किस लोकेशन पे कलेक्ट किया, किस टाइमिंग में कलेक्ट किया, कितनी अमाउंट में कलेक्ट किया, उन सब की हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हमने उसको अपने सैंपल को सेव कैसे किया, प्रिजर्व कैसे किया, सैंपल को हैंडलिंग कैसे की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करवाई, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विद टाइम विद डेट जो है वो मेंशन करते रहते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि अब जब हम इन फ्यूचर में कभी उन सैंपल को एनालाइज करें तो हम उनको कंपेयर कर सकें कि हमने अपना सैंपल जो था वह कहाँ से कलेक्ट किया था, किस टाइम में कलेक्ट किया था, प्रिजर्वेशन के लिए हमने कौन से मेथड्स यूज़ किए थे, ट्रांसपोर्टेशन का हमने कौन सा मेथड किया था। जब वो हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में होगा तो उससे ये होगा कि हम उसकी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस किस चीज़ के पे काम करता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस काम करेगा। अगर हम कहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल में हमने क्या कहा था कि किसी भी प्रोसेस के अंदर से जो है वो डिफेक्ट फाइंड करता है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का क्या काम है कि वो किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई भी डिफेक्ट्स होने से जो है वो प्रिवेंट करता है कि कोई भी प्रोसेस के अंदर जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी डिफेक्ट जो है वो अकर ना हो, तो वो उससे पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स देता है, या फिर हम कहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग देता है या प्रॉपर टेस्टिंग देता है कि अगर हम ये टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। डिफाइनिंग प्रोसेस का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस का होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि ऑब्वियसली क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर एक प्रोसेस हमारे पास डिफाइंड प्रॉपर प्रोसेस होगा तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फुलफिल करेंगे उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, या हम श्योर कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, अगर हम इस प्रोसेस को जो कि क्वालिटी एश्योरेंस ने दिया है, अगर हम इस प्रोसेस को फुलफिल करें, इस प्रोसेस को अकॉर्डिंगली फॉलो करें, तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं। लास्ट वन इज दैट ट्रेनिंग। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक तो हमने कहा कि प्रोसेस प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ जो भी एनालिस्ट है या जो भी एक्सपेरिमेंटर है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस करता है, क्योंकि हम कहते हैं कि मेन जो वजूहत होती हैं एरर्स की वो ये होता है कि हमारे जो ट्रेनर्स या जो इंटर्नीज होते हैं या जो एनालिस्ट होते हैं, अगर वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस का क्या काम होता है कि ट्रेनिंग भी करता है ताकि क्या कर सके, क्योंकि अगर हर एक बंदा जो है ट्रेंड होगा, प्रोफेशनल होगा, हर एक प्रोसेस के बारे में जानता होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकता है कि वो उसकी क्वालिटी को फुलफिल करने के लिए जो जो पैरामीटर्स या जो जो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है वो उनको फुलफिल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या है क्वालिटी एश्योरेंस क्या काम करती है, मैनेज द क्वालिटी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करती है, प्रिवेंट द डिफेक्ट्स, कोई भी डिफेक्ट्स ना हो उनको कंट्रोल करेगी, डिफाइनिंग द प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है उस प्रोसेस को किस तरह से करना है ताकि जितनी भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, उस प्रोसेस को जो है बताता है। ट्रेनिंग्स, इसके अलावा जो इसका मेन काम होता है कि ट्रेनिंग भी जो है वो करवाता है ताकि क्या कर सके क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट कि क्या कर सकें कि अगर प्रॉपरली ट्रेंड होंगे तो हम क्या कर सकेंगे, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी हम क्वालिटी को दे कर सकें। जी क्लास, आज हमने जो था वो डिस्कस किया कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे, टूल्स देखे, जिसमें जो मजीद 4 टूल्स रह गए थे वो आज हमने डिस्कस किए। पारेटो चार्ट था जिसमें हमने फ्लो चार्ट देखा, पारेटो चार्ट देखा, कंट्रोल चार्ट देखा, इसके अलावा हमने हिस्टोग्राम देखा और स्कैटर डायग्राम देखा। इसके अलावा हमने क्वालिटी एश्योरेंस देखा। क्वालिटी एश्योरेंस का जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट का एक मेन जो है वो कंपोनेंट है जिसका काम क्या है, क्वालिटी को एश्योर करना। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम मजीद फर्दर जो है वो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो क्वालिटी को एश्योर करने के लिए हम क्या क्या जो है वो मेन काम है जो हम करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो एश्योर करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।